नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जीएस मॉक टेस्ट 9 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि 40 प्रश्न दिए गए हैं। ये 40 प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षा यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, आरओए, आरओबी, ईओ सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं फाउंडेशन बैच की, जो कि डिकोड एग्जाम आपके लिए लेकर आया है आरओए आरओ के लिए। इसमें एंटायर कोर्स को वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कवर किया गया है। इस कोर्स में आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, साथ ही साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कराया जाएगा, जहां पर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं फैकल्टीज के साथ। और अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर जरूर व्हाट्सएप करिए, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न मैच द कॉलम ही है आज की क्लास में, और यहां पर आप देखिए दो सूची आपको दी गई है, सूची 1, सूची 2। ठीक है, इसमें हिंदी और इंग्लिश वाला कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं पूरे क्वेश्चन को बस एक बार पढ़ूंगी। ठीक है, सबसे पहले मंदिर के नाम दिए गए हैं और वहां पे स्थान के नाम दिए गए हैं, प्लेसेस के नाम। सबसे पहला टेम्पल आपको दिया गया है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर कहां पर है? अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, मैं तुरंत आंसर आपको बताने जा रही हूं। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आंसर करिए, फिर देखिए आपका आंसर सही है कि गलत है। तो जब भी हम लिंगराज मंदिर की बात करते हैं, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। ठीक है, ए का क्या हो गया? सेकेंड हो गया। सूर्य मंदिर कहां पर है? ये आपका मोंडेरा में है। ठीक है, बी का 4th हो गया। इसके बाद कदरिया महादेव मंदिर कहां है? खजुराहो में है। सी का 3rd हो गया और डी का आपका 1st हो गया। तो 2 4 3 1 2 4 3 1 ऑप्शन बी में है, तो बी आपका सही है। याद करिए क्लास, इसके पहले जो टेस्ट हुए हैं जीएस मॉक के, उसमें हमने डिस्कस किया था जो कदरिया महादेव मंदिर है वो खजुराहो में है, और खजुराहो में जो आपके टेम्पल्स है, मंदिर है, वो किस डायनेस्टी के समय बने हैं? चंदेल डायनेस्टी के समय। ये सारे पॉइंट्स दिमाग में बना के रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न देखने के पहले एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं। यहां पे जो सन टेम्पल दिया है वो आपका मोडेरा सन टेम्पल की बात की गई। एक जगह और बहुत फेमस सन टेम्पल है, वो कोणार्क सन टेम्पल, वो भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्लास, दूसरा प्रश्न क्या है? जल्दी से जल्दी हम प्रश्नों को कवर करते हैं। गुप्तोत्तर कालीन आर्थिक व्यवस्था में वाहिद का क्या अर्थ है? वाहिद का पूछा गया है, वाहिद का क्या अर्थ है? इसमें बोला गया है पोस्ट गुप्तन इकोनॉमिक सिस्टम में वाहिद मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है? पहला ऑप्शन आपको दिया गया है जिसमें खेती ना की गई हो, इन विच फार्मिंग हैज नॉट बीन डन, ऐसा लैंड जहां पर किसी भी तरीके की खेती ना की गई हो। दूसरा, जहां बीज ना उगता हो, मतलब बैरन लैंड की बात की गई है, वेयर द सीड डज नॉट ग्रो। ठीक है, फिर तीसरा आपको दिया गया है व्यक्तिगत स्वामित्व वाली भूमि, ठीक है, प्राइवेटली ओन्ड लैंड। ठीक है, और आखिरी आपको दिया गया भूमि जिसमें बोया जाता हो, द लैंड विच इज सोन। ठीक है, जहां पर बोआई की जा सकती है, जहां पे सीड्स आप बो सकते हो। तो वाहिद की जब भी हम बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? डी, ऐसी जमीन जहां पे बोया जा सके। ठीक है, बोया जाता हो, बोया जा सके, तो डी आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ और टर्म्स हम देख लेते हैं जल्दी से क्लास। प्रश्न यहां से बनेगा, मैं बता रही हूं, जब भी पेपर को डिफिकल्ट बनाना होगा प्रश्न यहां से बन जाएगा। इसीलिए इन टर्म्स को एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, 2-3 बार रिवाइज करेंगे, आपको खुद ही याद हो जाएगा। अब यहां देखिए, हमारे प्रश्न में वाहिद ही पूछा गया था, और वाहिद मतलब भूमि जिसमें बोया जाता हो। ठीक है, ऐसी जमीन जहां पे बुआई की जाती हो। अंग्रेजी वालों को भी समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हम खिल की बात करते हैं तो खिल जिस भूमि को जोता नहीं जाता हो, ठीक है, जहां पे बुआई ना हो, जिसको जोता ना जा सके, उसको हम खिल कहते हैं। ठीक है, और सख्त कौन सी भूमि होती है? व्यक्तिगत स्वामित्व वाली भूमि, जो कि प्राइवेटली ओन्ड लैंड होता है, उसके लिए सख्त यूज किया जाता है। तो क्लास प्लीज ये 3 टर्म्स याद रखिएगा आप। ठीक है, एकदम मत भूलिएगा। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आपके लिखे हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं और प्रश्न यहां से भी बनते हैं, तो इसको सुन लीजिए। ठीक है, जब हम क्षेत्र भूमि की बात करेंगे तो ऐसी भूमि जहां पे बोया जा सके। ठीक है, कल्टीवेबल लैंड, जहां पे कल्टीवेशन किया जा सके, बोआई की जा सके, उसको हम क्षेत्र भूमि कहते हैं। जब हम खिला की बात करेंगे या खिल की बात करेंगे, इसको खिल पढ़ेंगे आप, तो अभी मैंने आपको बताया जिस भूमि को जोता नहीं जा सके। क्षेत्र भूमि
जिसको जोता जा सके खिल, जिसको जोता ना जा सके। जब वास्तु भूमि की बात आएगी तो ऐसी भूमि जहां पर रहा जा सके, इंसान घर बना के रह सके, हैबिटेबल लैंड। एनसीईआरटी में आपका टर्म लिखा है हैबिटेबल लैंड, ठीक है, जहां पे रहा जा सके, घर बसाया जा सके, ऐसे समझ लीजिए। चारागाह आपको पता है जहां पर पशु जो है, जो जानवर है वो चढ़ सके, ठीक है, वो चारागाह हो गया। और अपराहत क्या होता है, जो फॉरेस्ट लैंड होता है उसके लिए। तो क्लास आपको समझ में आ गया होगा, जंगल वाली भूमि, इसलिए मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया और हिंदी में भी लिख दिया है। ये आपके एनसीईआरटी में एज इट इज दिया गया। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये टर्म्स मिलेंगे। ये टर्म्स आपके गुप्ता पीरियड में यूज किए जाते थे लैंड्स के लिए। तो यहां से प्रश्न बन सकता है जब भी पेपर को घुमाना होगा, डिफिकल्ट बनाना होगा। और ये 3 टर्म्स भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं बिना समय लगाए, क्योंकि जल्दी से जल्दी हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को कवर करेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से गांधार कला के संबंध में क्या सही है, ठीक है। यहां पर गांधार आर्ट्स की बात हो रही है, आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। चलिए, पहला, ईसवी पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य उत्तर पश्चिम में गांधार में कला की शैली का विकास हुआ। द गांधार स्टाइल ऑफ आर्ट डेवलप्ड इन द नॉर्थ वेस्ट इन द मिडल ऑफ द 1st सेंचुरी बीसीई, ठीक है। दूसरा आपको दिया गया, इसका सर्वाधिक विकास शक काल में हुआ। इट्स मैक्सिमम डेवलपमेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग द शक एरा। तो यहां पे आपसे पूछा गया कौन सा करेक्ट है, तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम गांधार शैली की बात करते हैं तो इसका जो आपका विकास है वो शक एरा में नहीं, ठीक है, ये शक काल में नहीं, वो किस काल में हुआ है, कुषाण काल में, कुषाण एरा में। यहां पे मैंने लिख दिया है कुषाण काल, कुषाण एरा। तो यहां पे आपका पहला स्टेटमेंट सही होगा, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत होगा। समझ में आ गया होगा। देखिए, ए आपका सही है। अब देखिए क्लास, जब भी हम बात करते हैं तो हम गांधार शैली की बात करते हैं, हम मथुरा शैली की बात करते हैं और एक अमरावती शैली होती है। लेकिन आज की क्लास में मैं आपसे एक थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दूंगी गांधार शैली के बारे में और अमरावती और मथुरा शैली के बारे में, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जब भी हम गांधार शैली की बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी आपकी इमेजेस रहती हैं उसको देखिए, इमेज के थ्रू समझिए। आप देखिए, ये आपको कुछ मूर्तियां दिख रही होंगी। इस मूर्ति का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कर्ली हेयर्स आपके बने हुए हैं, ठीक है, मूंछ बनी हुई है, ठीक है। जो फीचर्स हैं, देखिए यहाँ पे जो कपड़े इन्होंने पहने हैं उसमें कितनी प्लेट्स बनी हुई है, मतलब अच्छे से प्लेट्स बनी हुई हैं। मूर्तियां आपको खड़े में भी मिलती हैं, बैठे में भी मिलती हैं। मेनली ये जो मूर्तियां होती है गांधार शैली में वो आपकी ग्रे स्टोन से बनी रहती हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें मैंने बताई उसको ध्यान से सुनते चलिए, प्रश्न यहां से बनता है। अगर पेपर को डिफिकल्ट बनाना होगा तो आपको फीचर्स दे देगा और पूछेगा कौन सा फीचर्स नहीं है। तो देखिए, जब भी हम गांधार शैली की बात करेंगे, यहाँ पे जो मूर्तियां बनी हैं वो मेनली आपके ग्रे स्टोन से बनी। पहली चीज, जो मूर्तियां हैं उसमें जो हेयर्स बने हैं वो कर्ली हेयर्स उसमें बने हैं, मूंछ बनी हुई है, ठीक है। जो आपके कपड़े पहनाए गए हैं, ये देखिए, ये कुछ ऐसे प्लेट्स बनी हुई हैं। जब आप ग्रीस के भगवान को देखेंगे तो वहां पे वो लोग ऐसे कपड़े पहने रहते हैं, इतने प्लेट्स बने रहते हैं। अब देखिए, यही चीज आपका लिखा हुआ है यहाँ पर। जब हम गांधार शैली की बात करेंगे तो हाईली इन्फ्लुएंस ऑफ हेलेनिस्टिक एंड ग्रीक आर्ट फीचर्स, ठीक है। तो इसमें ग्रीक आर्ट आपको दिखेगी, वहां के फीचर्स आपको दिखेंगे। ग्रे स्टोन मेनली यूज किया जाता है। यहाँ पे आपकी बुद्धिस्ट इमेजेस ज्यादा फाउंड होती है, ठीक है। और यहाँ पे कुषाण समय में ये अपने पीक पे पहुंचा। फिर उसके बाद ये आपके नॉर्थ वेस्ट इंडिया रीजन में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो स्पिरिचुअल बुद्धा है उनकी इमेज बहुत स्टाइलिश है, वेवी हेयर है, मैंने आपको बताया कर्ली हेयर्स है उनके, ठीक है। उनकी दाढ़ी भी है, मूंछ भी है, ये सब फीचर्स है, याद रखिए। बॉडी जो है पतली बॉडी बनाई जाती है, ठीक है। और बोथ सीटेड, आपको बैठे हुए बुद्धा भी मिलेंगे, खड़े बुद्धा भी मिलेंगे, उनकी इमेजेस, ठीक है। और जो आईज है वो आधी आपकी क्लोज रहती है, आधी ओपन रहती है, इस तरीके की इमेजेस, ठीक है। अब फिर मैं आपको ये फिगर दिखा रही हूं, यहाँ पे देखिए, जो आईज है वो आपको दिख रहा होगा, आधी ओपन है, आधी क्लोज है। हेयर्स जो है वो वेवी हेयर्स है, दाढ़ी है, मूंछ है, ठीक है। बॉडी जो है वो लीन बॉडी है, पतली बॉडी है। इमेजेस आपको खड़ी और बैठी दोनों में मिलती है। ग्रे स्टोन्स का यूज किया जाता है। ग्रीक आर्किटेक्ट या ग्रीक आर्ट से ये लोग इंस्पायर्ड होते हैं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब जब हम मथुरा आर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, इमेज को देख के समझिए, फिर मैं आपको स्लाइड दिखाती हूँ। यहाँ पे जो आपके इमेजेस बनती है वहां पे
मैंने आपको बोला कि दुबले पतले दिखते हैं आपको, लेकिन यहाँ पे आपको मस्कुलर दिखेंगे। वो देखिए ये थोड़े हट्टे कट्टे मस्कुलर टाइप के होते हैं। यहाँ पे जो स्टोन यूज किया जाता है वो मेनली रेड स्टोन का यूज किया जाता है। जो आपको जो मूर्तियां मिलती हैं वो ज्यादातर बैठे पोजीशन में मिलती है, ठीक है। ये याद रखिएगा। यहाँ पे जब मथुरा आर्ट की जब हम बात करते हैं तो आप देखिए हमारे यहाँ जब भगवान बनते हैं तो हट्टे कट्टे बनते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे हट्टे कट्टे भगवान जी दिखाए जाते हैं, ठीक है। जो भी इमेजेस बनते हैं ये अभय मुद्रा में आपको दिखते हैं, ऐसे आशीर्वाद देते हुए। जैसे हमारे यहाँ जब देवी देवता बनते हैं तो हमेशा आशीर्वाद देते हुए दिखते हैं, इसीलिए इसको अभय मुद्रा कहते हैं। तो यहाँ पे चीजें एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं, ध्यान से देखिएगा क्लास। जब हम मथुरा की बात करेंगे तो इंडिजिनस है, आपको पता है मथुरा रीजन में इस साइड है, तो यहाँ की अपने खुद इंडिजिनस है। यहाँ पे मेनली जो आपके जो स्टोन्स होते हैं वो रेड स्टोन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदू इमेजेस, सारे तरीके के आपको इमेजेस, मूर्तियां दिखेंगी। लेकिन जब हम गांधार की बात करें तो यहाँ पे मेनली आपको बुद्धिज्म से रिलेटेड मूर्तियां मिलेंगी। ये भी आपके कुषाण पीरियड में पीक पे पहुंचा अपने नॉर्थ इंडिया में मेनली ये मूर्तियां आपकी पाई जाती हैं। यहाँ पे जो बुद्धा है वो आपके मेनली मैंने आपको बताया बहुत हट्टे कट्टे और ऐसे मतलब दिखते हैं, कोई दाढ़ी और मूंछ नहीं होती है, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर उनके फीचर्स होते हैं और मोस्टली वो सीटेड पोजीशन में होते हैं। और जो आईज है उनकी दे आर ओपन एंड द स्मॉल ईयर्स, ठीक है। ये सब चीजें याद रखिएगा। आप फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो चीजें आपको और अच्छे से क्लियर होगी। ये फिगर देखिए, खुद आप इसको देखिए कि किस तरीके से बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। मैं बहुत डीप में इसलिए नहीं जाती हूं क्योंकि मेरा मेन पर्पस इस मॉक टेस्ट सीरीज का है कि मैं आपसे 40 प्रश्न डिस्कस करूं, ठीक है। लेकिन जब मुझे लगता है कि कुछ इंफॉर्मेशन इन 40 प्रश्नों से रिलेटेड आपको मुझे और देनी चाहिए, तब मैं ऐसे टॉपिक्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूं। तो कुछ बच्चों को कभी कभी लगता होगा कि मैम आप ज्यादा डिस्क्राइब कर रही हो, लेकिन मैं सच बता रही हूं, अगर यही सब चीजें आप यहीं पढ़ लोगे ना तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे इन 40 प्रश्नों के अलावा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा गांधार और मथुरा आर्ट में शैली में क्या डिफरेंस है। अब देखिए विम कट फिशेस की जब हम बात करते हैं तो ये किसका मातानुयायी था, ठीक है। विम कट फिशेस वाज अ फॉलोवर ऑफ, किसका फॉलोवर था ये पूछा गया है, विष्णु का, शैव का, जैन का या बुद्धा का। तो मैं आपको बता दूं ये शैव का फॉलोवर था, शिवा का फॉलोवर था जब हम विम कट फिशेस की बात करेंगे। अच्छा, इसी वजह से इन्होंने महेश्वर की भी उपाधि धारण की थी। ये चीज याद रखिएगा, पेपर में प्रश्न बन सकता है कि महेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी, तो आप विम कट फिशेस का नाम याद रखेंगे। पांचवा प्रश्न देखिए क्लास, 5th प्रश्न, निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। सही क्रम में आपको लगाना है। पहला आपको दिया गया है बंगाल टेनेंसी एक्ट, ठीक है। दूसरा आपको दिया गया है द्वितीय आंग्ला अफगान युद्ध, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। तीसरा आपको दिया गया है खुदीराम बोस को फांसी, और आखिरी आपको दिया गया है पूसा में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना, ठीक है। जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है पूसा में, उसके एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो 1885 में टेनेंसी एक्ट आया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 1878 के समय आपका एंग्लो अफगान वॉर हुआ है, खुदीराम बोस को फांसी 1908 में दी गई है, और स्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन पूसा 903। तो यहां पे अगर आप अरेंज करेंगे तो सबसे पहले सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुई है, तो 2, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका बंगाल टेनेंसी एक्ट है 1, फिर इसके बाद आपका है ये 4 एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन पूसा, और आखिरी आपका है हैंगिंग ऑफ खुदीराम बोस। तो सी आपका जो है वो सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए पूसा इंस्टीट्यूट आपका कब बना है, 1903 में। अगर यहीं पर आपका पूछ ले कि इस समय वॉइसरॉय कौन था 1903 में, तो आप याद रखेंगे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल का विभाजन भी हुआ है, 903 में आपका पूसा इंस्टीट्यूट भी बना है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद खुदीराम को फांसी 1908 में दी गई है। खुदीराम बोस के साथ एक नाम आप और याद रखेंगे, प्रफुल्ल चाकी का। प्रफुल्ल चाकी का भी नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। किंग्स फोर्ट पर इन्होंने बम गिराने की कोशिश की थी, और इसी को हम क्या कहते हैं, मुजफ्फरनगर कॉन्स्पिरेसी केस। याद रखिएगा क्लास, यहां से पेपर में प्रश्न बनता है। जो खुदीराम बोस थे ये सबसे छोटे थे उस समय,
जिनको की फांसी दी गई, जिनको की हैंग कर दिया गया था, इनको फांसी दे दी गई थी। अब बंगाल टेनेंसी एक्ट की बात करें तो ये 1885 में आया है। द्वितीय आंग्लो अफगान युद्ध 1878 से 1880 तक हुआ है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। छठवां प्रश्न देखिए, गांधी द्वारा कब कहा गया था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है रामगढ़ सेशन, दूसरा आपको दिया गया लाहौर अधिवेशन, लाहौर सेशन, तीसरा आपको दिया गया है कराची अधिवेशन और आखिरी आपको दिया गया है त्रिपुरा सेशन। तो यहां पे किस सेशन में गांधी जी ने कहा है गांधी में डाई बट नॉट गांधीज्म? तो ये आपका गांधी जी ने कराची सेशन में कहा है, जो कि कब हुआ है? 1931 में हुआ है। ठीक है, 1931 में हुआ है। मैं बार बार आपको याद दिलवाती हूं कि 1929 में कौन सा सेशन हुआ था? लाहौर सेशन हुआ था। कहां पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। ठीक है, जहां पे पूर्ण स्वराज की बात कर दी गई थी। 1931 वाला सेशन कब हुआ है? कराची में हुआ है। किसकी अध्यक्षता में हुआ है? वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ है। कराची सेशन से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे कि यहां पर आपके मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। ये पूछता है पेपर में, मौलिक अधिकारों की बात किस सेशन में की गई थी? तो कराची सेशन में, जो कि 1939 को हुआ। और ये किस दिन हुआ? 29 मार्च को हुआ। अब मैं आपको क्यों बता रही हूं 29 मार्च 1931 को हुआ, क्योंकि इसी के 6 दिन पहले 23 मार्च 1931 में फांसी हुई थी भगत सिंह को। ठीक है, उसी के विरोध में गांधी जी को लोगों ने काला झंडा दिखाया था कि अगर गांधी चाहते तो ये फांसी रुक सकती थी। अब इस पे ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित घोषणा भी इसी में की गई थी, प्रस्ताव भी इसी में स्वीकार किया गया था। तो अब आप बताइए कराची सेशन से रिलेटेड आप क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे? सबसे पहले आप याद रखिएगा कराची सेशन जो के 6 दिन पहले, ठीक है, आपके भगत सिंह को फांसी दी गई थी। इसका मतलब जो गांधी इरविन पैक्ट था वो साइन हो चुका था, जिसको कि हम दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे, साथ ही साथ आप ये पॉइंट रखेंगे इसी सेशन में, इसी सेशन में गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी में डाई बट नॉट द गांधीज्म, गांधीवाद कभी नहीं मर सकता है। इसी सेशन में मौलिक अधिकारों की बात की गई थी और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से रिलेटेड प्रस्ताव भी पारित किए गए थे और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इतने फैक्ट्स याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न अभी हमने डिस्कस किया। देखिए, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी कहां दी गई थी? ठीक है, वेयर वॉज द भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु हैंग? पहला ऑप्शन आपको अहमदाबाद, दूसरा दिल्ली दिया गया है, तीसरा अमृतसर दिया गया है और आखिरी आपको लाहौर दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कहां पे इनको फांसी हुई थी? लाहौर में फांसी हुई थी। डी जो है वो सही उत्तर है। तो देखिए यहां पर 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी पर लटकाया गया था भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को। तो क्लास जो भी क्रोनोलॉजी मैंने आपको बताई है उसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चीजें दिमाग में फीड करते हुए चलिए। और इसी के बाद आपको पता है क्या होगा? गोलमेज सम्मेलन भी होगा, वो भी चीज आप याद रखिएगा। सर्जेंट योजना कब आई थी? व्हेन डिड द सर्जेंट प्लान केम? ठीक है, 1937, 1929, 1823 या 1944? तो जो सर्जेंट प्लान है वो आपका कब आया है? 1944 को। चलिए देखिए यहां पे सर्जेंट योजना की अगर हम बात करें, भारत में युद्ध के बाद शिक्षा के विकास पर सिफारिश लाई गई, जिसमें कि प्राथमिक विद्यालय और उच्च विद्यालय की स्थापना की बात की गई थी। ये चीज आप याद रखेंगे, ईयर याद रखेंगे और आप याद रखेंगे इसमें क्या क्या बातें की गई थी। अब देखिए क्लास, अक्सर पेपर में जब प्रश्न को डिफिकल्ट बनाना रहता है तो कमीशन के नाम दे देते हैं और आपसे पूछता है ये कमीशन किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम एजुकेशन से रिलेटेड जो आपके जो कमीशंस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आप याद रखिएगा ये जो कमीशंस है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। डायरेक्ट प्रश्न ये पूछ सकता है, दूसरी तरीके से आपसे पूछ सकता है इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अरेंज करिए, कौन सा कमीशन पहले आया था, कौन सा कमीशन बाद में आया था। ठीक है, तो यहां पे देखिए जब भी हम चार्ल्स वुड डिस्पैच की बात करेंगे तो एजुकेशन कमीशन से रिलेटेड है। हंटर कमीशन एजुकेशन, रेले कमीशन आपका एजुकेशन, सैडलर कमीशन एजुकेशन, हार्टोंग कमीशन एजुकेशन और सर्जन कमीशन ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है। ईयर आप लोग प्लीज याद कर लीजिएगा, पेपर में पूछ सकता है ईयर भी। आपको पता है
ज्यादातर प्रश्न में ईयर दे देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तरीका और है, चार्ल्स वुड, चार्ल्स हंटर, रेले सैड, इट्स हर्ट। अब आप समझिए, अभी तो यहां पे आपको खाली एजुकेशन रिलेटेड कमीशन दिया गया है, कभी कभी आपको फेमाइन रिलेटेड कमीशन दे देता है या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड कमीशन दे देता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए आप ये कोड याद कर सकते हैं। आपको अपने दिमाग में बस एक इमेज बनानी है कि एक चार्ल्स नाम का लड़का है जो कि हंटर है, और रेले जो है वो उसकी दोस्त है और वो कहती है कि मुझे दुख होता है, बस। ठीक है, तो चार्ल्स वुड, चार्ल्स हंटर, जो वुड है, देखिए जो वुड चार्ल्स है वो हंटर है, और रेले कहती है इट्स सैड, और ये मुझे हर्ट करता है। ठीक है, बस ऐसे याद रखिए। तो चार्ल्स हंटर, रेले सैड, हर्ट सर्जन, वो सर्जन से कहती है। ठीक है, इतनी चीजें अगर आपको समझ में आई हो तो कोई बात नहीं, मतलब अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आई हो तो परेशान मत होइएगा, बस ये याद कर लीजिएगा एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कमीशन है। वैसे आप 2-3 बार बोलेंगे कि चार्ल्स वुड, हंटर, रेले सैड, इट्स हर्ट, सर्जेंट, तो आपको याद हो जाएगा कौन कौन सा कमीशन एजुकेशन से रिलेटेड, और क्रोनोलॉजी भी याद हो जाएगी आपको। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 9वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन प्रशांत महासागर की प्रमुख ठंडी महासागरीय धाराएं नहीं है? सबसे बड़ा दिक्कत पेपर में यही करता है, यहां पे दे दिया है नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर कोल्ड ओशियन करंट ऑफ पैसिफिक ओशियन। अब देखिए यहीं पर पेपर को थोड़ा सा, क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया गया। अक्सर पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है कौन सा गर्म धाराएं हैं, कौन सी ठंडी धाराएं हैं, कौन सी कोल्ड ओशियन करंट है, कौन सी हॉट ओशियन करंट है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कौन सा पैसिफिक ओशियन की कोल्ड ओशियन करंट नहीं है। ऑप्शन दिया गया है हम्बोल्ट, ठीक है, फिर आपको दिया गया है ओखोटस्क, फिर आपको कैलिफोर्निया दिया गया है, और आखिरी आपको कैनारी दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं डी जो है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अटलांटिक की है, अटलांटिक ओशन में बनने वाली धारा है। अब जल्दी से रिवीजन करिए क्लास, इस पे मत जाइएगा कि स्लाइड क्लियर नहीं है कि क्या है, बस ध्यान दीजिएगा आप यहां पर। ये देखिए जब हम कैनरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका कहां पर है, दिख रहा है अटलांटिक में है, और इधर देखिए हम्बोल्ट जिसको कि हम पेरू भी कहते हैं, फिर वेनेजुएला, ब्राजीलियन, मोजाम्बिक। तो सबको एक बार आप लोग देख लीजिए, ऐसे आपको याद हो जाएगा। यहां पे उसका उत्तर कैनरी था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये आपके अटलांटिक की है, और सब आपका किसका था, यहाँ पे पैसिफिक का था। ठीक है, जिसमें कि हम्बोल्ट था आपका, क्यूरली दिया था। तो इधर आपका पैसिफिक रीजन हो गया, आपको ये सब चीजें पता होगी इधर। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करिए, आंसर देने की कोशिश करिए, फिर देखिए आपका आंसर सही है कि गलत है। यहां पर आपको दिया गया है निम्नलिखित में से क्या सही है। ठीक है, पूछा गया क्या सही है। सबसे अधिक तापमान स्थल भाग से घिरे हुए उष्णकटिबंधीय सागरों में होता है। द हाईएस्ट टेम्परेचर अकर इन द ट्रॉपिकल ओशियन सराउंडेड बाय लैंड। ट्रॉपिकल ओशियन की बात की गई है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर ये ग्लोब है, देखिए ये ग्लोब है, तो इधर आपका इक्वेटर है, और इधर के जो रीजन्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय रीजन, ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो यहां की बात की गई है। दूसरा आपका दिया गया उष्णकटिबंधीय में व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण महासागरों के पश्चिम भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा कम गर्म रहते हैं। ठीक है, और पूछा गया है कौन सा करेक्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हाईएस्ट टेम्परेचर है, जो सबसे अधिक तापमान है, वो आपके ट्रॉपिकल ओशियन में ही होते हैं, जो कि लैंड मासेस से सराउंडेड होते हैं। ठीक है, ये एकदम सही है। दूसरा जो आपका दिया गया है, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड, व्यापारिक पवनों के कारण जो वेस्टर्न पार्ट है वो आपका कम गर्म रहता है, ये गलत है। जो वेस्टर्न पार्ट है वो आपका ज्यादा गर्म रहता है एज कंपेयर टू द ईस्टर्न पार्ट। ये चीज आप याद रखिएगा। और आपने एक चीज और नोटिस की होगी, वेस्टर्न पार्ट्स में ही ज्यादातर डेजर्ट्स पाए जाते हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से चीजों को देखा होगा तो। ठीक है, यहीं पे मैं अगर आपको दिखा दूं, देखिए इस फिगर के थ्रू, यहां पर
इधर आपको मिलेगा अटाकामा, ठीक है। तो आप देखिए जो वेस्टर्न तरफ होते हैं उधर आपके डेजर्ट्स ज्यादा पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे 40 प्रश्नों को भी कवर करना है। सूची 1 दी गई है, सूची 2 दिया गया है और आपको सुमेलित करना है। इंग्लिश हिंदी अलग अलग नहीं पढ़ूंगी, समय बर्बाद नहीं करूंगी आप लोगों का। सबसे पहले कोलंबिया दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दिया गया है पूर्व सोवियत संघ, फिर यूएसए दिया गया है, फिर आपको दक्षिण पश्चिमी एशिया दिया गया है। यहां पे मैं आपको बता दूं, जब भी हम न्यू जर्सी की बात करते हैं या फिर जर्सी की बात करते हैं तो वो कहां पर है, यूएसए में है। तो सी का सेकंड, अरे वाह बड़ा आसान है, ये तो मैंने खट से सॉल्व कर दिया। देखा आप लोग ने, सी का सेकंड जैसे मुझे पता चल गया ऑप्शन जो है वो बी है, लेकिन मैं आप लोगों की सुविधा के लिए सब बता देती हूं। जब हम बात करेंगे कोलंबिया की तो कोलंबिया में आपका कौन सा है, देखिए बेरमजा, ठीक है, दिख रहा है ए का थर्ड। फिर उसके बाद जब हम पूर्व सोवियत संघ की बात करेंगे तो यहां पे आपका सारातोव, ठीक है, सारातोव है, ठीक है। और यूएसए का आपका हो गया न्यू जर्सी, और दक्षिण पश्चिम एशिया की जब हम बात करेंगे तो यहां पे मिनात सऊद मिला अब्दुल्ला, ठीक है। तो यहां पे चीजों को देख लीजिए, लिखा भी हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये विश्व के तेल संशोधन केंद्र थे, ठीक है, ऑयल रिफाइनरीज की बात हमने की थी। अब अगला प्रश्न देखिए, ये भी थोड़ा सा बड़ा है, बहुत आसान प्रश्न है, बेसिक नॉलेज पे है। थोड़ा सा वीडियो पॉज करिए, आंसर देने की कोशिश करिए। सबसे पहला है, निम्नलिखित में से कौन सही है, हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। आपको दिया गया है कोबर के भू सन्निधि सिद्धांत के अनुसार 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर 33 भू सन्निधि था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कोबर्स geosynclinal theory, the 7 crore year ago there was the Tethys geosynclinal in the place of Himalaya। क्या बोला गया है कि 7 करोड़ साल पहले अगर हम कोबर्स के अनुसार चले तो हिमालय नहीं था, हिमालय की जगह क्या था, टेथिस सी था, यही बोलने की कोशिश किया है। दूसरा देखते हैं, उत्तर के भूभाग गोंडवाना लैंड और दक्षिण के भूभाग अंगारा लैंड को टेथिस भू सन्नति पृथक करती थी, ठीक है। द लैंड ऑफ गोंडवाना लैंड इन द नॉर्थ एंड द लैंड ऑफ अंगारा लैंड इन द साउथ वाज सेपरेटेड बाय द टेथिस लैंड मास। अब मैं आपको बता दूं यहां पर आपका सही क्या है, यहां पर ओनली 1 इज राइट, ठीक है, एक ही सही है, ये वाला, ठीक है। ये सही है कि जो कोबर्स की जियोसिंक्लिनल थ्योरी है उसमें 7 करोड़ साल पहले टेथिस जियोसिंक्लिनल होता था इन प्लेस ऑफ हिमालय, हिमालय आपका नहीं था। अब इसको फिगर के थ्रू हम ज्यादा अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे आपको गोंडवाना लैंड दिख रहा है गोंडवाना लैंड, और यहाँ पे आपको लॉरेशिया दिख रहा होगा जिसको कि अंगारा लैंड भी कहते थे। पहले बस एक लैंड मास हुआ करता था, ठीक है, खाली जमीन का टुकड़ा था। आप समझने की कोशिश करिएगा, खाली लैंड मास था। ये जो लैंड मास था इसके लिए हम यूज करते थे एक टर्म पेनगिया, ठीक है, पेनगिया। तो जो लैंड मास था उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते थे, पेनगिया, खाली लैंड मास था, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और यहां पे जो ओशियन इसको सराउंड किया था उसके लिए एक टर्म यूज होता था पेंथालसा, ठीक है। तो ये 2 टर्म्स याद रखिएगा, पेपर में पूछ सकता है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ये आपको दिख रहा है, ग्लोब दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए, एक मिनट में आपको इसको फिर से दिखाती हूं फिगर को। पहले सब एक साथ था, सारा लैंड मास एक साथ था, फिर ड्रिफ्ट होने के कारण हर कॉन्टिनेंट एक दूसरे से अलग हुआ। दिख रहा है क्लास आपको फिगर के थ्रू, पहले सारे लैंड मास एक साथ थे जिसके के लिए हम टर्म यूज करते थे पेंजिया, ठीक है। फिर धीमे धीमे ड्रिफ्ट के कारण ये जो लैंड मास है ये अलग अलग हुए और एक एक कॉन्टिनेंट आपके फॉर्म हुए, ठीक है। इस तरीके से देखिए, पहले एक साथ थे सब, फिर धीमे धीमे समय के साथ ये एक दूसरे से अलग हुए। चलिए, बस इसीलिए मैंने ये फिगर लाया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा और डीप में मैं नहीं जा सकती हूं। 13वां प्रश्न देखिए, चौरीबाड़ी ग्लेशियर कहां स्थित है, चौरीबाड़ी ग्लेशियर कहां लोकेटेड है, ठीक है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड।
तो यहाँ पे जब भी हम चौरीबारी ग्लेशियर की बात करते हैं तो ये आपका उत्तराखंड में है। डी आपका सही उत्तर है। 14 प्रश्न को देखिए, विश्व की सर्वाधिक त्रिविढाल वाली चोटी राकापोशी किस श्रेणी में स्थित है? ठीक है, इन विच रेंज इज राकापोशी द वर्ल्ड स्टीपेस्ट पीक इज लोकेटेड? पहला आपको शिवालिक दिया है, फिर जास्कर दिया है, कैलाश दिया है और गिलगित बल्चिस्तान दिया है। तो मैं आपको बता दूं यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, गिलगित बल्चिस्तान में आपका राकापोशी लोकेटेड है। चलिए अगला 15वां प्रश्न देखिए, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में आपके कुछ टर्म्स दिए गए हैं, वहां पे कुछ इंडिकेटर्स दिए गए हैं। तो यहां पे सबसे पहले आपको उष्णकटिबंधीय नम और शुष्क की बात की गई, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, फिर उष्णकटिबंधीय नम की, ट्रॉपिकल मॉइस्ट और अर्ध शुष्क की, सेमी एरिड, और आखिरी आपको दिया गया शुष्क मरुस्थलीय ड्राई डेजर्ट, और आपको बोला गया है इसको मैच करना। ठीक है, तो यहां पर जो सही ऑप्शन है वो आपका है, ठीक है, 1 2 3 4 सही मैच है। तो डी जो है वो आपका सही ऑप्शन है। अब देखिए कोपेन के अनुसार जो भारत के जलवायु प्रदेश हैं उनको उन्होंने किस तरीके से डिवाइड किया है जलवायु के प्रकार पर, ठीक है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, और उसके लिए जो वर्ण संकेत है वो इस तरीके से उन्होंने दिया था। ये थोड़ा अलग प्रश्न है, हो सकता है पेपर में यहां से प्रश्न आपका बन जाए। ठीक है, तो देखिए जब हम एल्पाइन की बात करते हैं तो उन्होंने उसको इस तरीके से लिखा, आर्द्र उपोष्ण, ठीक है, फिर उष्णकटिबंधीय नम और शुष्क, उष्णकटिबंधीय नम, अर्ध शुष्क और शुष्क मरुस्थलीय। तो इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करना नहीं है और आपका समय मुझे बर्बाद करना नहीं। तो देखिए 16वां प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने को बोला गया है। यहां पर आपको कुछ जगह के नाम दिए गए हैं और राज्य के नाम दिए गए हैं और आपको इसको मिलाना है। तो यहां पर आपका क्या होगा, जब हम बात करते हैं, जब हम वालरा की बात करते हैं तो ये कहां पर है, राजस्थान में है। ए का थर्ड इसमें दिया गया है। ठीक है, और हम ऑप्शन देख लेते हैं, जब हम जारा की बात करते हैं, जारा कहां है, जारा आपका है दक्षिण भारतीय राज्यों में। ठीक है, दक्षिण भारतीय राज्यों में। ठीक है, ठीक है, ये आपका सही है, ए आपका सही है। अब इसको आप लोग देख लीजिए। अब यहां पर जब हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जिसको कि स्थानांतरित कृषि कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं, वहां पे वालरा जब बोलते हैं तो ये टर्म राजस्थान में वालरा नाम यूज किया जाता है। जारा दक्षिण भारतीय राज्यों में, पोनू आंध्र प्रदेश में, ठीक है, कोमन विंगा उड़ीसा में। तो ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्लास यहां से प्रश्न बनते हैं, इसलिए ये प्रश्न आपसे पूछा गया। अगर आपने पास्ट ईयर का पेपर देखा होगा तो ये प्रश्न आपका पूछा गया है एक बार। अब हम 17 क्वेश्चन को देखते हैं। 17 क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, प्रश्न को पढ़िए, मैं उत्तर दूंगी आप लोगों को। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहला स्टेटमेंट आपको क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या द्विफसलीय कृषि के संबंध में है। ठीक है, बोला गया है डबल क्रॉपिंग एग्रीकल्चर की बात हम कर रहे हैं। क्या डबल क्रॉपिंग एग्रीकल्चर में एक वर्ष में चक्रीय विधि से 2 फसलों का उत्पादन किया जाता है। 2 क्रॉप्स जो है वो साइक्लिक मेथड के द्वारा, एक समय एक, फिर दूसरी, फिर एक, फिर दूसरी, मतलब एक साल में 2 क्रॉप्स उगाई जाती है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, डबल क्रॉपिंग एग्रीकल्चर का, द्विफसलीय कृषि का, वो ये है कि जो दूसरी फसल होती है वो आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है और ये आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती है। अब समझने की कोशिश करिएगा, 2 क्रॉप्स की बात की गई है, बोला गया है एक साइक्लिक वे में इन क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। इसमें से जो एक क्रॉप होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, साथ ही साथ वो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखने में या बढ़ाने में योगदान देती है। यही 2 लिखा हुआ है और मुझे लगता है दोनों स्टेटमेंट आपका सही। ठीक है, सी आपका सही है। देखिए क्लास देखिए, मैं पूरी कोशिश करती हूँ हिंदी वालों का भी समय ना बर्बाद हो, इंग्लिश वालों का भी समय नहीं बर्बाद हो। ठीक है, लेकिन अगर तब भी आपको लगता है कि समय ज्यादा लग रहा है तो उसके लिए सॉरी, और मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ आप लोगों को। अब यहां पर देखिए अगला प्रश्न, मायोपिक आंख की बात की गई है, के लिए दोष किसके द्वारा ठीक किया जाता है। मायोपिया जब किसी को होता है तो उसकी जो
कमजोरी है उसको हम किसके थ्रू, किस लेंस के थ्रू या किस मिरर के थ्रू दूर कर सकते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहां पर आपको दिया गया है समतल उत्तल लेंस, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, फिर कॉन्केव मिरर दिया गया है, फिर कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है और आखिरी आपको कॉन्केव लेंस दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं यहां पर क्या है, डी। डी जो है वो आपका सही उत्तर है। 19वें प्रश्न को देखिए। 19वां प्रश्न है हाइड्रोजन बम के फटने पर होने वाली परमाणु प्रक्रिया के समान प्रकृति की होती है। मतलब इसमें बोला गया है जो हाइड्रोजन बम के समय जो प्रक्रिया होती है, जो आपका प्रोसेस होता है, वो किस प्रोसेस की सिमिलर होता है। द न्यूक्लियर प्रोसेस दैट टेक प्लेस व्हेन अ हाइड्रोजन बम इज एक्सप्लोडेड इज ऑफ द सेम नेचर एज द प्रोसेस ऑफ इन द सन एंड द स्टार, on the ring of the Saturn and on its planet, in the Earth center या during a red dust storm। मैंने आपको बताया है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, ठीक है। जब भी हम फ्यूजन की बात करते हैं, समझिए, जब भी हम फ्यूजन की बात करते हैं तो यहाँ पे फ्यूज मतलब दो चीजें आपकी जुड़ेंगी, ऐड होंगी, ऐसे समझिए। जब हम फिजन की बात करते हैं तो यहाँ पे चीजें टूटती हैं, तो माइनस दो चीजें टूटेंगी। किसी चीज के टूटने के लिए हम फिजन यूज करते हैं और जुड़ने के लिए हम फ्यूजन यूज करते हैं। तो जब भी हम सन की बात करते हैं, स्टार्स की बात करते हैं, तारों की बात करते हैं, तो वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन बम की जब हम बात करते हैं तो वहां पर भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ध्यान से सुनिएगा क्लास। लेकिन जब हम एटॉमिक बम की बात करते हैं तो वहां पे फिजन होता है, ठीक है, फिजन होता है। तो यहां पे आपका ए जो है वो सही होगा। समझ में आ गया। जब भी हम हाइड्रोजन बम की बात करते हैं, सन की बात करते हैं, तो वहां पे फ्यूजन होगा, जुड़ना होगा, वो हम उतने डीप में नहीं जाएंगे। जब हम फिजन की बात करते हैं, टूटने की बात होती है। इसी वजह से जब एटॉमिक बम ब्लास्ट होता है तो वहां पे न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस होता है, जो कि एक समय बाद आपका खत्म भी हो जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन होने के कारण जो सन है उसकी एनर्जी बनती जा रही है, ठीक है। एक समय बाद ये भी आपका खत्म हो जाता है, वो दूसरी चीज है कि स्टार कोलैप्स कर जाता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। अच्छा, यहां पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। क्लास पेपर में प्रश्न बनता ही बनता है, ठीक है। यूपी पीसीएस, आरओ, बीईओ, कहीं पे भी प्रश्न यहां से बनेगा जरूर। द लिस्ट ऑफ द लोकेशन ऑफ द इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। हम न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहे हैं, भारत में कहां कहां न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है। तो जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो वहां पे रावत भाटा है। अब यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश वालों का खेल नहीं है। क्यों नहीं है? जगह का नाम अंग्रेजी में दिया है, हिंदी में नोट कर लेना, ठीक है। राजस्थान को अंग्रेजी में भी राजस्थान कहेंगे, हिंदी में भी राजस्थान कहेंगे, ठीक है। रावत भाटा को आपका इंग्लिश हिंदी दोनों से। तमिलनाडु की जब हम बात करते हैं तो कुंडमकुलम और कलपक्कम, ठीक है, कलपक्कम और कुंडमकुलम। तो गुजरात में काकरापार, उत्तर प्रदेश में नरोरा, ठीक है, कर्नाटक में कैगा और महाराष्ट्र में तारापुर। अब क्लास यहां से प्रश्न बनता है, मैच द कॉलम के फॉर्म में अक्सर पूछता है। मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु टी से टाइम, टी से कल, टी से टाइम, टी से कल, कलपक्कम, ठीक है। यहां पर महाराष्ट्र में आपके स्टार लोग रहते हैं मेनली, तो यहां पे तारा, ठीक है, तारा, तो तारापुर, ठीक है। कर्नाटका का के ए और कैगा का के ए, ठीक है, कर्नाटका कैगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का नरोरा, याद रहेगा, उत्तर प्रदेश के लोग हैं आप लोग। गुजरात में काकरा, कुछ डिश तरीके का नहीं लग रहा, काकरा, ठीक है, तो गुजरात हो गया। तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा, प्रश्न यहां से बनता है, इसीलिए मैंने आपसे डिस्कस किया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अक्सर जब भी मैं प्रश्नों को डिस्कस करती हूं तो छोटे मोटे ट्रिक्स आपको बताती हूं। बहुत से बच्चों को ये ट्रिक्स अच्छी भी लगती होंगी, बहुत से बच्चों को नहीं भी अच्छी लगती होगी। तो जिसको अच्छी लगती है वो नोट डाउन कर लो, जिसको नहीं अच्छी लगती है वो परेशान मत हो, अपनी अलग ट्रिक्स के थ्रू इसको याद कर लेना। लेकिन प्लीज क्वेश्चन मत गलत करना। बस मेरा मेन पर्पस क्या है आप लोगों को पढ़ाना, कि आप लोगों के मैक्सिमम प्रश्न मैं कवर कर लूं, ठीक है। मैक्सिमम टॉपिक इन 40 प्रश्नों के थ्रू मैं कवर कर लूं एग्जाम होने के पहले। और आप नोटिस करेंगे कि हम कवर कर भी रहे हैं चीजों को, बस चीजों को रिवाइज करते हुए प्लीज क्लास चलिएगा। जो भी चीज आज पढ़ रहे हैं उसको 2-3 दिन बाद रिवाइज करिए। अब देखिए 20वां प्रश्न जो है वो है गैस्ट्रिन हार्मोन द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। गैस्ट्रिन हार्मोन इज रिलीज्ड बाय एस सेल, जी सेल, ठीक है,
फिर लार ग्रंथि जिसको कि हम सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, फिर अग्नाशय पेनक्रियास। तो मैं आपको बता दूं जो गैस्ट्रिक हार्मोन्स हैं वो आपके जी सेल द्वारा स्रावित होते हैं। बी जो है वो आपका सही उत्तर है, ठीक है। और ये आपके कहाँ में, स्टमक में, पेट में, ठीक है। आप सभी को पता होगा जो गैस है वो पेट ही में बनती है, तभी लोगों का पेट फूल जाता है। 21वां प्रश्न देखें एंजाइम्स से रिलेटेड। एंजाइम्स क्या है पूछा गया है। ये लिपिड्स हैं, कैटलिस्ट हैं, आपके बायो फर्टिलाइजर है या फिर प्रोटीन है। तो ये मेनली आपके प्रोटीन होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। डी जो है वो आपका सही है। देखिए क्लास, एक चीज यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है, इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए, कभी पेपर में आपको कंफ्यूज करना होगा तो दे देगा। एनसीईआरटी में ये डेफिनेशन लिखी है, जो एंजाइम्स होते हैं दे आर द प्रोटीन्स, ठीक है, जिनका की पर्पस क्या होता है, टू दैट हेल्प स्पीड अप द मेटाबॉलिज्म और केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडीज। अब ध्यान रखिएगा, जब भी हम एंजाइम्स की बात करेंगे, एंजाइम्स आर प्रोटीन जिनका की मेन पर्पस क्या होता है कि जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं बॉडी में या जो मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज करना, स्पीड अप करना, याद रखिएगा बस। इसीलिए मैंने आपको दे दिया, कभी ये प्रश्न पूछा गया था, एंजाइम्स दिया गया था और 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें अलग अलग डेफिनेशन लिखी थी, तो बच्चे ना कंफ्यूज हो रहे थे। लेकिन अब आप ऐसे याद रखेंगे, मैम ने बोला था जो एंजाइम्स है वो प्रोटीन्स होते हैं और उनका मेन पर्पस क्या होता है, तो स्पीड अप द मेटाबॉलिज्म और केमिकल रिएक्शन ऑफ द बॉडी, बस ऐसे। 22वां प्रश्न देखिए, 22nd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव की लार में मौजूद होता है। ठीक है, हम सलाइवा की बात कर रहे हैं, लार की बात कर रहे हैं, तो उसमें पेप्सिन, एमाइलेज, जाइमेज या लैक्टेज। ठीक है, तो यहां पे एमाइलेज। जब भी हम लैक्टोज की बात करते हैं तो ये मिल्क में होता है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, लैक्टिक एसिड, लैक्टोज, ये सब मिल्क से रिलेटेड है। अब यहां पर देखिए, जब भी हम बात करते हैं ह्यूमन सलाइवा का, तो एक आपके टाइलिन, इसको भी याद रखिएगा, पेपर में प्रश्न पूछ लेता है, लिखा रहेगा पी, लेकिन पी साइलेंट है आपका। 1 मिनट, तो ये टाइलिन, ये आपका कहां प्रेजेंट होता है, ये भी आपके सलाइवा में प्रेजेंट होता है, एमाइलोज, और ये दोनों याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न हम देखते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है फिर सूची 1 सूची 2। ये सूची 1 सूची 2 के जो प्रश्न होते हैं ना, बड़ा घुमावदार प्रश्न होते हैं, लेकिन आसान भी होते हैं। अगर एक पॉइंट पता है तो आप आंसर को गेस मार सकते हैं। तो देखिए यहां पे आपको कुछ नाम दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड बीमारी दी गई है। पेपर में थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया गया है, विटामिन के डायरेक्ट आपको नाम नहीं दिए गए, B1 B2 ये सब नहीं दिया गया, अलग दिया गया। तो थायमीन दिया गया है, ठीक है, थायमीन, तो ये आपका बेरी, ए का सेकंड। अरे वाह, बड़ा आसान बना दिया यार, जैसे ऐसा ऑप्शन सेट करता मेरा तो तुरंत सॉल्व हो गया। देखिए ए का सेकंड, मुझे पता था थायमीन की वजह से बेरी, याद है B1 बेरी। तो फिर इसके बाद आपका एर्गो कैल्सीफेरॉल आपका ऑस्टियोमेलेसिया। अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस आपने सुना होगा, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे एर्गो कैल्सीफेरॉल, यहाँ पे कैल्सी दिख रहा होगा, तो ये किस चीज के लिए है, कैल्शियम के लिए ही है आपका। एस्कॉर्बिक एसिड की हम क्या बोलते हैं, विटामिन सी, इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी। ठीक है, और पायरिडॉक्सिन आपका कहां हो गया, ये आपका हो गया एनीमिया, जिसको कि B6 बोलते हैं। यहां पे आप लोग देख लीजिए, लिखा भी है, थायमीन, विटामिन B1 बेरी, ठीक है, एर्गो कैल्सीफेरॉल, विटामिन D ऑस्टियोमेलेसिया, फिर एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C स्कर्वी, ठीक है, पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 एनीमिया। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 24वां प्रश्न, 24th, आज 24 तारीख है और 24वां प्रश्न है। यहाँ पे है एकलव्य स्कूल किस मंत्रालय का भाग है। ठीक है, एकलव्य स्कूल इज अ पार्ट ऑफ विच मिनिस्ट्री, इज अ पार्ट ऑफ विच मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास मंत्रालय, ठीक है, ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय, फिर आखिरी आपको आयुष मंत्रालय दिया गया है। तो एकलव्य जो आपका स्कूल है वो आपका ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। सी जो है वो सही उत्तर है आपका।
देखिए, यह प्रोग्राम ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय का भाग है। सरकार ने उन सभी ब्लॉक में जिसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 50% से ज्यादा अधिक है, ठीक है, 2022 तक एकलव्य स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, जिसमें उन्हें उचित शिक्षा मिल सके। इन स्कूल में स्थानीय कला तथा संस्कृति को संजोने की विशेष सुविधा होगी तथा इसके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। अब देखिए क्लास, इतना बड़ा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेन पॉइंट्स को देखिए। यहाँ पर सबसे पहले ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। कहाँ पर? जहाँ पर भी जनजाति, अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो 50% से अलग है और 2022 तक का टारगेट है। ये 3 पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ठीक है, यहाँ पे भी कुछ स्कीम्स दी गई हैं और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। तो वीडियो को पॉज करिए, इसको पढ़िए, आंसर देने की कोशिश करिए, मैं आंसर आपको बताती हूँ। इतना बड़ा मैं नहीं पढ़ती हूँ क्लास, समय आपका बर्बाद होगा, तो वीडियो को आप पॉज करिए, ठीक है। मैं स्कीम्स पढ़ लेती हूँ। नई मंजिल की बात की गई है, दूसरा आपका उस्ताद की बात की गई है, मानस की बात की गई है और मिशन इंद्रधनुष की बात की गई है। तो मिशन इंद्रधनुष जो है वो वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, टीकाकरण से रिलेटेड है। तो यहाँ पे लिखा भी है टीकाकरण, ठीक है, यहाँ पे टीकाकरण लिखा है, वैक्सीनेशन लिखा है, तो सही है, जिसमें कि 60 डिजीजेज आपकी कवर की गई हैं। मानस की जब हम बात करते हैं तो ये आपका क्या है? ये आपका अल्पसंख्यक युवाओं के लिए है, ठीक है, एकदम सही है। फिर उस्ताद की जब हम बात करते हैं तो उस्ताद आपका क्या है? ये ट्रेडिशनल आर्ट से रिलेटेड है, पारंपरिक कलाओं से रिलेटेड है, ये भी एकदम सही है। और सबसे मतलब आप ए जो है वो आपका सही होगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया था, तो ए आपका सही होगा। अब देखिए इसमें गलती क्या है। जब नई मंजिल की हम बात कर रहे हैं तो हम माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार हेतु की बात करें, नहीं, नई मंजिल का मेन पर्पस ये था ना, जो कि स्कूल ड्रॉप लोग थे उनको फिर से स्कूल की सुविधा उपलब्ध कराना। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जब हम नई मंजिल की बात करते हैं तो यह योजना बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले लोगों की शिक्षा और कौशल विकास के लिए थी, ठीक है। बीच में जिनकी पढ़ाई किन्हीं कारणों की वजह से बीच में छूट गई, वो फिर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सके, उनके लिए नई मंजिल थी। याद रहेगा, समय बर्बाद नहीं हुआ, जल्दी से जल्दी हमने क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अगर आपको लग रहा था कि बहुत फास्ट हो गया, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा ध्यान देती हूँ कि बच्चे आप लोग जो भी चीज बताते हैं कमेंट बॉक्स में उसके थ्रू क्लासेस में चेंज किया जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, NPEGEL स्कीम किस चीज से संबंधित है? 26वां प्रश्न, अल्पसंख्यक युवाओं से, ठीक है, फिर ऑनलाइन मॉनिटरिंग से, अध्यापकों के परीक्षण से, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, और आखिरी आपको दिया गया है लड़कियों की शिक्षा से। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है लड़कियों की शिक्षा से। अब देखिए यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। अब आपको कभी भी नहीं भूलेगा, ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ अ गर्ल एट एलिमेंट्री लेवल। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न देखिए, किस समिति ने नाबार्ड की सिफारिश की थी? ठीक है, विच कमिटी रिकमेंडेड नाबार्ड? पहला ऑप्शन आपको दिया गया है हरिशंकर उपाध्याय, दूसरा तेज नारायण, तीसरा आपको शिव रमन दिया गया है और आखिरी आपको दिया गया सीताराम नायडू। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो आपका क्या है? शिव रमन। सी जो है वो आपका सही उत्तर है, ठीक है। अब हम लोग नाबार्ड से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं। नाबार्ड आपका 12 जुलाई 1982 में बना, ठीक है। ये कृषि से रिलेटेड है, आपको पता है कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए एक राष्ट्रीय बैंक है, नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। किस कमेटी की सिफारिश थी? शिव रमन कमेटी की सिफारिश थी। और किस प्लानिंग कमीशन में ये आया था? तो ये आपके 6वीं प्लानिंग कमीशन में आया था। अब इसको कैसे आप याद रखेंगे, मैंने आपको शायद बताया भी है। नाबार्ड, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कितने शब्द हैं? 6 वर्ड्स हैं आपके। तो ये कौन सी कमीशन में आया था? प्लानिंग कमीशन में, 6वीं प्लानिंग कमीशन में। कभी नहीं भूलेगा, 1982, ठीक है, शिव रमन कमेटी, ऐसे याद करिए, पेपर में प्रश्न बनता है यहां से। 28वां प्रश्न देखिए, थोड़ा बड़ा है, वीडियो को पॉज करिए, प्रश्न को हल करने की कोशिश करिए। राज्यपाल से संबंधित है स्टेटमेंट आपके और आपसे पूछा गया है कौन सा गलत है, इनकरेक्ट। पहला आपको दिया गया है राज्यपाल
को ना तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह। द गवर्नर इज नीदर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल नॉट इनडायरेक्टली लाइक द प्रेसिडेंट। सही है, ठीक है, कोई गलती नहीं है इसमें। गवर्नर को ना ही लोग चुनते हैं, ना ही इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट द्वारा प्रेसिडेंट की तरह चुना जाता है। यहाँ पे क्या बोला गया, जिस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वैसे गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता है, एकदम सही है। लेकिन गवर्नर को चुनता कौन है, प्रेसिडेंट चुनता है। किसके हाथ में वारंट होता है, प्रेसिडेंट के हाथ में वारंट होता है। पता होगा आप लोगों को ये सब चीजें, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा देखिए, राज्य में राज्यपाल का कार्यकाल केंद्र सरकार के अधीन रोजगार होता है। नहीं, जो ऑफिस ऑफ गवर्नर होता है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपका गलत है। अगर यहाँ पे नॉट लिखा होता तो ऑफिस ऑफ गवर्नर इन द स्टेट इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, तब ये सही होता, ठीक है। यहाँ पे लिखा आता है, इस वजह से ये गलत है। तो यहाँ पे खाली आपका पहला स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। ना ही गवर्नर को जनता चुनती है, ना ही गवर्नर को इनडायरेक्टली इलेक्शन के थ्रू चूज किया जाता है। गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है बाय वारंट ऑन हिज हैंड, ठीक है, इन हिज हैंड, प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 29। अब देखिए क्लास, हमने लास्ट क्लास में गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। आज हमने गवर्नर से रिलेटेड कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड उनके पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। ऐसे ही हम और कुछ प्रश्न डिस्कस कर लेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, हम 40 प्रश्नों के थ्रू मैक्सिमम रिवीजन कर रहे हैं, चीजों का बार बार रिवाइज कर रहे हैं। अब आप मेरे लिए एक काम करिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा गवर्नर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। पेपर में प्रश्न बनता है, आपको 4 आर्टिकल्स लगातार दे देंगे और आपको यहां पे दे देगा गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर, ठीक है, टेन्योर ऑफ गवर्नर, और आपसे बोलेगा मैच करिए। तो आप मुझे जरूर बताइएगा ताकि आपका रिवाइज हो सके। 29वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, करेक्ट बोला गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों, अच्छा 1 मिनट क्लास, मुझे एक चीज चेक कर लेने दीजिए, छोटी सी गलती। देखिए जब मैंने अगला प्रश्न पढ़ा तो मैंने ध्यान दिया, यहां पर गलत पूछा गया था। क्या पूछा गया था, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा गया था। इस वजह से जो आंसर है वो आपका बी होगा ना। अब समझ में आया कि मैम बार बार क्यों कहती हैं जब भी प्रश्नों को पढ़िए तो गलत और सही वाले जो टर्म लिखा रहता है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसी वजह से। अभी मैं चाहती तो मैं इसको हटा सकती थी, लेकिन देखिए आप समझ गए होंगे कि गलती क्या हुई। हमने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया लेकिन हमने इनकरेक्ट पर ध्यान नहीं दिया और हमने करेक्ट ऑप्शन मार्क कर दिया। पेपर में बच्चे भी यही गलती कर देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो यहां पर इनकरेक्ट पूछा गया है, इसीलिए आंसर 2 है, ठीक है। आंसर बी है आपका, खाली 2 गलत है। क्यों, क्योंकि जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता है। अब हम 29वां क्वेश्चन को देखते हैं। 29वां क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या बोला गया है, करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, सही बोला गया है। सबसे पहला आपको दिया गया लोकसभा और राज्यसभा दोनों मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर के हटाया जा सकता है, ठीक है, हटा सकती है। बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा कैन रिमूव द कैबिनेट बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। राज्यसभा लोकसभा दोनों नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकती है, ये लिखा हुआ है। दूसरा आपका लिखा है प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। कंसेंट ऑफ 50 मेंबर्स इज मैंडेटरी इन द सपोर्ट ऑफ द प्रपोजल। जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो वो आपका लोकसभा में पास होता है, ठीक है, और वहां पे आपके लोकसभा के ही मेंबर्स होते हैं और मिनिमम 50 मेंबर्स होने चाहिए। तो बोथ वाला ये गलत है आपका, यहाँ पे सही बोला गया है, इसीलिए केवल 2, बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अब यहां पे कुछ चीजें आप लोग देख लीजिए क्विक रिवीजन के लिए। हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी कभी भी आपको पेपर में अगर एक लाइन दे दी जाए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में संविधान में लिखा है, तो आप याद रखेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में संविधान में कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। ऐसा खेल मेनली आपके यूपीएससी एग्जाम में किया जाता है, वो इस तरीके का स्टेटमेंट दे देती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन अबाउट ईदर अ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन। ऐसा किसी भी मोशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन जब भी हम आर्टिकल 75 की बात करते हैं तो हम आर्टिकल 75 में क्या कहते हैं, जो भी आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो लोग कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे टू द लोकसभा, ठीक है, वो लोग कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये टर्म याद रखिएगा,
ठीक है। अगर हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो इसको समझने की कोशिश करिए। आर्टिकल 75 में क्या कहा गया है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे दे विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। पेपर में प्रश्न अक्सर पूछ लेता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट। तो आप याद रखेंगे क्या 75 में दिया गया है, दे विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। याद रखिए क्लास, प्रश्न बनता है एक एक पॉइंट से, इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूं। तीसरा देखिए, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी एडमिटेड व्हेन अ मिनिमम ऑफ 50 मेंबर्स सपोर्ट द मोशन इन द हाउस। तो मिनिमम 50 मेंबर्स जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं पारित होगा, याद रखिएगा। और एक बार जो स्पीकर है, जो अध्यक्ष है, वो सेटिस्फाई हो जाता है, तब वो क्या कहता है, तब वो मोशन को अडॉप्ट करता है, ठीक है। एंड इफ द मोशन इज पास्ड इन द हाउस द गवर्नमेंट इज बॉन्ड टू वेकेट द ऑफिस। अब आपको पता है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हो जाएगा तो उस कंडीशन में जिसकी भी सरकार है उसको रिजाइन करना पड़ेगा, ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा क्लास, एक एक पॉइंट से प्रश्न बन सकते हैं और कैसे प्रश्न बनते हैं हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, मेरी पूरी कोशिश है। तीसरा प्रश्न देखिए, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव किस देश की देन है, ठीक है। कॉलिंग अटेंशन मोशन कहां से लिया गया है, जापान, अमेरिका, यूके, इंडिया। तो ये इसका सही उत्तर है भारत में, ये सब भारत की खोज है। क्वेश्चन आवर, कॉलिंग अटेंशन मोशन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सार्वजनिक उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में, कितने मेंबर्स होते हैं। तो यहां पे आपके टोटल 15 होते हैं, 17 होते हैं, 20 होते हैं कि 22 होते हैं। तो मैं आपको बता दूं 22 मेंबर्स होते हैं, 22 मेंबर्स होते हैं कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में। आप कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लास देख लीजिए। यहां पर इस समिति को 1964 में, ठीक है, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर पहली बार गठित किया गया था। तो हो सकता है कमिंग ईयर में पेपर यहां से बन जाए। आप मेंबर्स 22 याद रखेंगे, लेकिन आप याद रखिए किस कमिटी के सजेशन में इसको फॉर्म किया गया था 1964 में, कृष्ण मेनन समिति की। और इसका कार्यालय आपका कितना होता है, 1 वर्ष का होता है, ठीक है। और ठीक है, इतना याद रखिए आप। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप यहां पर, निम्नलिखित में से क्या सही है, ठीक है, आपसे सही पूछा गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है, ठीक है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टिंग द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। और पूछा गया है करेक्ट है। अब यहां पर एक थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, मैं आपको बता दूं, हिंदी में कुछ और लिखा है, इंग्लिश में कुछ और लिखा है, तो हमको किसी एक को मानते हुए चलना होगा। तो हम ज्यादातर पेपर्स में दिया रहता है कि जो इंग्लिश वाला दिया होगा उसको करेक्ट माना जाएगा। पेपर में आपका दिया रहता है ना कि अगर कोई भी अंतर पाया गया तो इंग्लिश वाले को हम सही मानेंगे, तो यहां पर भी हम यही कर लेते हैं, गुस्सा मत होइएगा आप लोग। यहां पे हम क्या कर लेते हैं, खाली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए यहां पे तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। दूसरा आपका दिया गया, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति केवल राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली। केवल दिया गया है, ओनली दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, जो भी जजेस होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट की, वो आपके प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। हम जजेस की बात कर रहे हैं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो किससे कंसल्ट करता है, चीफ जस्टिस से, सीजीआई से कंसल्ट करता है। और जो अदर जजेस होते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, जिनको की प्रेसिडेंट समझता है नेसेसरी है कंसल्ट करना, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे दोनों गलत है, सही पूछा गया था तो डी आपका। चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली, नहीं, ओनली नहीं। हाँ, चीफ जस्टिस जो है वो प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है, लेकिन यहाँ पर भी प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट करता है अदर जजेस को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। ये चीज याद रखिएगा क्लास में, फिर आपको रिपीट करूंगी। जो सीजीआई है, ठीक है, उसको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, लेकिन वो कंसल्ट करता है अदर जजेस को जो कि आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हैं, ठीक है। और जब प्रेसिडेंट अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करता है तो वो किसकी
किससे बात करता है, किसको कंसल्ट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ये चीज आप याद रखिएगा। तो यहां पे डी आपका वो है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न देखिए, 33वां प्रश्न जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिलों का अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात किया गया है और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको हमें लगाना है। तो यहां पे जो सही ऑप्शन है वो आपका क्या है, सी है। बलरामपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर और बाराबंकी, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सी देखिए सही उत्तर है। सबसे पहले बलरामपुर, फिर बलरामपुर आपको दिख रहा होगा, फिर संत कबीर नगर, ठीक है, बहराइच, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, फैजाबाद, महाराजगंज। अब हम लोग 34th क्वेश्चन को देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था। ठीक है, बोला गया है कि लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ कहां पर है, 2001 से 2011 के बीच में लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट की बात की गई है। पहला कानपुर देहात दिया गया है, फिर हमीरपुर दिया गया है, कानपुर नगर दिया गया है और बागपत दिया गया है। तो यहां पे आपका सही उत्तर है कानपुर नगर, सी जो है वो आपका सही उत्तर है। 35वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन गलत है। देखिए क्लास, जहां पे व्याख्या की जरूरत होती है वहां पे मैं व्याख्या देती हूं, जहां पे जरूरत नहीं है उसको हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं। यहां पर आपको दिया गया है कौन सा गलत है, इनकरेक्ट बोला गया है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कानपुर, वेब सिटी गाजियाबाद, परफ्यूम पार्क कन्नौज और आखिरी आपको दिया गया लेदर टेक्नोलॉजी पार्क पंथर। तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है वो कानपुर में नहीं है, नोएडा में है। इनकरेक्ट पूछा गया था, इसीलिए आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन है आपका, दुधवा राष्ट्रीय पार्क को किस वर्ष बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। ठीक है, बाघ परियोजना में शामिल किया था। इन विच ईयर द दुधवा नेशनल पार्क वॉज इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया है आपका, प्रश्न पूछ सकता है, 1973 में। ठीक है, याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया है, 1972। ठीक है, 1972 है ये दोनों याद रखिएगा। 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। अब यहां क्वेश्चन पूछा गया दुधवा नेशनल पार्क कब इंक्लूड किया गया है प्रोजेक्ट टाइगर में, तो आपका आंसर होगा 1987 से 1988। ठीक है, याद रखिएगा क्लास, यहां पर 1987 से 1988 सी। देखिए क्लास, ये आपका करंट का प्रश्न है जो यहां से बन सकता है, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले के रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, याद रखिएगा, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य की अधिसूचना को मंजूरी दी है। ठीक है, मंजूरी दी है, मजदूरी नहीं, मंजूरी दी है, इसको सही कर लीजिएगा। चौथे बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, कहां पे, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके पहले कौन कौन सा है, दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। तो ये चीज आप याद रखिएगा क्लास, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये करंट का प्रश्न है, आने वाली परीक्षाएं जो अभी 1-2 महीने या 2-3 महीने के अंदर होंगी वहां पे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 37 क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण पक्षी वन जीव विहार कहां स्थित है। ठीक है, वेयर इज द जयप्रकाश नारायण बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। यूपी स्पेशल का प्रश्न है, आगरा में है कि बलिया में है कि मैनपुरी में है कि हरदोई में है, तो ये बी से बलिया में है। अगला प्रश्न देखते हैं, 38 प्रश्न, माइक प्रोग्राम संबंधित है। माइक प्रोग्राम जो है वो किससे संबंधित है, टाइगर से, डॉल्फिन से, एलिफेंट से या फिर स्नो लेपर्ड से। तो जो माइक प्रोग्राम है वो आपका किससे संबंधित है, एलिफेंट से। इसमें इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स की बात की गई है। देखिए माइक का फुल फॉर्म ये आपका है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। ठीक है, और ये 2003 भी आप याद रखिएगा, हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी करने के लिए माइक प्रोग्राम आया था। 39 क्वेश्चन को हम देखते हैं, 2001 से 2011 में अनुसूचित जनजाति का
लिंगानुपात कितना अधिक या फिर कम है? हाउ मच मोर लेस इज द सेक्स रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स फ्रॉम 2001 टू 2011? अनुसूचित जनजाति की बात की गई है, शेड्यूल्ड ट्राइब की बात की गई है। तो यहां पर आपका क्या है 1990 और 1978। तो अगर आप इसको माइनस करेंगे तो माइनस कितना आएगा 12 आएगा। तो 12 बी जो है वो सही उत्तर है। देख लीजिए आप, जब हम बात करते हैं 2011 की तो यहाँ पे लिंगानुपात कितना है 990, और जब हम 2001 की बात कर रहे हैं तो 1978 कितना अधिक है 12। अगला प्रश्न देखते हैं, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनघनत्व किसका है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? पहला आपको दिल्ली दिया है, फिर बिहार दिया है, पश्चिम बंगाल दिया है और यूपी दिया है। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की है तो यहाँ पे दिल्ली आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए, जनघनत्व की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है, दिल्ली के बाद बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी में कंफ्यूज होके इस प्रश्न को गलत मत करिएगा। थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 40 प्रश्नों के साथ। मैं पूरा ध्यान दे रही हूं कि आप लोग का जो भी कमेंट आ रहा है उस पर मैं उसको ढंग से पढ़ूं और पूरी कोशिश करूं कि आपके लिए ये 40 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। इसके साथ ही साथ आपको जितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके वो मैं प्रोवाइड करूं। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इस क्लास को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।